गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का, हार्दिक अभिनंदन। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो अपना सेशन जो चल रहा था उसी सेशन को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं दोस्तों। और बायोटेक्नोलॉजी में हम बात कर रहे थे और आज अपने बायोटेक्नोलॉजी का आखिरी चरण है, ये कंप्लीट हो जाएगा आज, जिसमें 2-4 आपके बिंदु और बचे हुए हैं। ये होने के बाद आपका ये बिंदु कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। वॉइस वगैरह सब प्रॉपर है, ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है क्या? एक बार बता दो फटाफट से, कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि सब प्रॉपर है क्या। हाँ भाई, रेखा गुड मॉर्निंग, नारायण, सुरेश, पंकज, संध्या, सुनील, सभी को गुड मॉर्निंग। कंप्लीट है, ऑल प्रॉपर, ओके। चलिए तो अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की ओर। कल अपने जो बिंदु थे वो लगभग कितने हो गए थे? जहां तक मुझे लगता है 7 बिंदु या 8 बिंदु हो गए थे। जो भी अगला बिंदु अपना 8 हो गए थे, 9वां बिंदु है और ये है क्लोनिंग। हेडिंग लगाएं दोस्तों, क्लोनिंग। क्लोनिंग हेडिंग लगाइए। ये भी बड़ा यूनिट था, 3 दिन चल गया, ठीक है। लेकिन बाकी अब जो आगे बच रहे हैं वो इतने बड़े बड़े हैं नहीं, वो तो जल्दी हो जाएंगे, 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स और अपनी टेक्नोलॉजी पर हम चर्चाएं करेंगे, जो भी टॉपिक आपके रह रहे हैं। ओके क्लोनिंग की बात करते हैं दोस्तों। तो क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग एक प्रक्रिया है। देखिए, क्लोनिंग नाम से ही सबके माइंड में चीज क्लियर हो जाती है। हाँ साहब, क्लोनिंग का मतलब है क्लोन बनाना, ठीक है। हाँ बिल्कुल वही बात है, क्लोनिंग का मतलब क्लोन बनाना ही है। लेकिन किस तरह से, कैसे? तो यदि एक ही कोशिका के द्वारा, मैं एकदम सामान्य आपको समझाऊं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिएगा ये कोई एक कोशिका है, ठीक है, ये एक कोई सेल है और इस एक सेल से हूबहू ये सेल हमने किसकी ली? मान लीजिएगा हमने किसी जीव की जो है ये सेल ली, ठीक है। और इस जीव की ये जो सेल अपन ने ली है, कोशिका जो अपन ने ली है, इस सेल से हूबहू इस जीव के जैसा नया जीव हम बना दें तो इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन। तो ये तो बन जाएगा क्लोन और ये प्रक्रिया कहलाएगी क्लोनिंग। क्या कहलाएगी? क्लोनिंग की प्रक्रिया कहलाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर मुद्दा ये आता है, ठीक है। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग खुशवंत, संध्या, गुड मॉर्निंग सभी को, ठीक है। यहां पर बात ये आती है दोस्तों कि ये जो सेल है, इस सेल में ऐसा क्या था कि इस एक सेल से ही हूबहू नया और पूरा जीव बन गया। तो ये जो सेल थी दोस्तों, इसको हम कहते हैं स्टेम सेल। क्या कहते हैं? स्टेम सेल। मतलब ये हुआ कि क्लोनिंग को देखने से पहले हमें स्टेम सेल के बारे में जान लेना है कि स्टेम सेल होती क्या है। दोस्तों स्टेम सेल जो होती हैं वो ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें ये क्षमता पाई जाती है कि वो शरीर के अन्य सभी अंगों का क्या कर सकती हैं? निर्माण कर सकती हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें शरीर के अन्य अंगों का निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है वो कहलाती है स्टेम सेल। लेकिन क्या स्टेम सेल, क्या सभी में ऐसी क्षमता पाई जाती है? प्रश्न पूछता है कि क्या सभी में ऐसी क्षमता पाई जाती है? तो सभी में तो नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेम सेल है ये भी 2 प्रकार की होती हैं। पहले तो स्टेम सेल की परिभाषा लिख लो, लिखिए, नोट कीजिए। ऐसी कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं जिनमें, ऐसी कोशिकाएं जिनमें शरीर के अन्य अंगों का, शरीर के अन्य अंगों का निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है, अन्य अंगों का निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है, निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है, स्टेम सेल कहलाती हैं। स्टेम सेल या स्तंभ कोशिका, हिंदी में क्या कहते हैं इनको? स्तंभ कोशिका।
स्तंभ कोशिका कहलाती हैं, स्तंभ कोशिका कहलाती हैं। ठीक है, और ये स्टेम सेल भी दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे स्टेम सेल के यदि हम प्रकार देखें तो दो प्रकार हम इसके देख सकते हैं। एक तो होते हैं टोटिपोटेंट, टोटिपोटेंट, ठीक है, एक होती है पोटिपोटेंट, पोटिपोटेंट, एक नाम और भी है इसमें, तीसरा प्रकार एक और है प्लूरोपोटेंट। तीन है ये प्रकार, दो नहीं तीन है, प्लूरोपोटेंट, प्लूरोपोटेंट। ठीक है, ये तीन प्रकार की होती है स्टेम सेल, टोटिपोटेंट, पोटिपोटेंट, प्लूरोपोटेंट। लेकिन हमें यहाँ बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना, हमें केवल यहाँ पर ये समझना है कि क्लोन बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, तो क्लोन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, स्तंभ कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। क्या होती है, स्तंभ कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब एक जो अपन ने टोटिपोटेंट यहाँ पर कहा है, ये वाला, ये जो टोटिपोटेंट है इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों पूर्ण सक्त कोशिका। क्या कहते हैं इसको, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण सक्त कोशिका। पूर्ण सक्त कोशिका का मतलब क्या है, ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर के सभी अन्य सभी अंगों का निर्माण करने की क्षमता रखती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं, जो शरीर की अन्य कोशिका या अंगों का निर्माण करने की क्षमताएं रखती हैं। क्या कहलाती हैं, ये टोटिपोटेंट कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती है, टोटिपोटेंट। प्लूरोपोटेंट जो होती हैं ये प्लेसेंटा का निर्माण करती हैं। प्लेसेंटा क्या है ये अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे वापस से आइए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है इसको, बड़ा इजी वे में समझ रहा है। यहाँ पर वापस आइए, अच्छा ओके मनवीर वेलकम। तो यहाँ पर देखिए क्लोनिंग, क्लोनिंग के लिए क्या चाहिए, स्टेम सेल। और स्टेम सेल क्या होती है, ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें शरीर के अन्य अंगों का निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। दोस्तों ये जो क्लोनिंग की प्रक्रिया है, इस क्लोनिंग की प्रक्रिया की खोज करता एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर इयान विल्मोट। अब तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिखिए, पहला एरो लगा के लिखो। स्टेम सेल के द्वारा, स्टेम सेल के द्वारा हूबहू, स्टेम सेल के द्वारा हूबहू नए जीव का निर्माण करना, नए जीव का निर्माण करना क्लोनिंग कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है, क्लोनिंग कहलाता है। नेक्स्ट अगली बात लिखेंगे, क्लोनिंग के खोजकर्ता, क्लोनिंग के खोजकर्ता, क्लोनिंग के खोजकर्ता डॉक्टर इयान विल्मोट है, डॉक्टर इयान विल्मोट है, इयान विल्मोट है। ये अमेरिका की, ये अमेरिका की, ये कौन, डॉक्टर इयान विल्मोट, ये अमेरिका की रोजलिन विश्वविद्यालय, रोजलिन विश्वविद्यालय, अमेरिका की रोजलिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पे, प्रोफेसर के पद पर थे। तो यहां पर प्रोफेसर के पद पर रहते हुए इन्होंने क्या किया दोस्तों, तो यहां पर प्रोफेसर के पद पे रहते हुए इन्होंने अपने ये प्रयोग किए, किससे रिलेटेड, क्लोनिंग से रिलेटेड जो है वो इन्होंने क्या किए, प्रयोग किया। ठीक है, और यहीं से इन्होंने क्लोनिंग की क्या की, शुरुआत की। ठीक है, चलिए इतना नोट करो फटाफट से, इसमें ज्यादा नहीं, इसमें फैक्चुअल वाली चीजें लिखाऊंगा जो एग्जाम में आपका प्रश्न सही हो जाए, बस सीधी सीधी बात ये। अब देखो अगली बात, बड़ा इजी गोइंग लेंगे इसको। अगली बात देखिए, इन्होंने अपने प्रयोग, इन्होंने अपने प्रयोग, अपने प्रयोग भीड़ पर किए सर्वप्रथम, है ना, अपने प्रयोग सर्वप्रथम भेड़ पर किए, भेड़ पर किए। क्या किया इन्होंने, देखो इन्होंने एक भेड़ ली और उस भेड़ के स्तन की एक स्तंभ कोशिका निकाली। ये है, इसको मैं फर्स्ट भेड़ नाम दे देता हूं, फर्स्ट भेड़। और फर्स्ट भेड़ का जो स्तन है दोस्तों, इस स्तन की एक कोशिका इन्होंने निकाली।
ठीक है। ये जो कोशिका इन्होंने निकाली, ये कौन सी कोशिका थी? ये स्तन की स्तंभ कोशिका, स्टेम सेल ली इन्होंने, ठीक है। और इस स्टेम सेल को प्रोसेस किया, प्रोसेस करके और एक दूसरी भेड़, सेकंड भेड़, क्या किया इन्होंने, एक जो दूसरी भेड़ थी, इस सेकंड भेड़ के गर्भाशय में इसको डेवलप करवाया। ये दूसरी भेड़ है, ये दूसरी भेड़ का गर्भाशय है, ठीक है। ये क्या है? दूसरी भेड़ का गर्भाशय। इस दूसरी भेड़ के गर्भाशय में इसका डेवलपमेंट करवाया और यहां से पता चला कि एक मेमने ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया? मेमने ने। ये जो मेमना था दोस्तों, ये हूबहू कैसा था? ये हूबहू वैसा था जिस भेड़ के स्तन की स्तंभ कोशिका ली गई थी, यानी कि ये मेमना इस प्रथम भेड़ का क्लोन था। क्या था? प्रथम भेड़ का क्लोन था। और इसका नाम क्या रखा गया इस मेमने का? इसका नाम रखा गया डोली। क्या नाम रखा गया? डोली, ठीक है। इतना नोट करो। फिर आपको क्लोनिंग से रिलेटेड सटीक बातें जहां से एग्जाम में डिक्टो पूछेगा, चाहे वो आरएएस का एग्जाम हो, चाहे वो आपका जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, वो 4 लाइनें लिखाऊंगा, वहां से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। पहले इतना नोट कर लीजिए फटाफट से, जल्दी नोट कीजिए। हो गया? इतना हो गया? तो देखो, अब वो आपसे यहां पर क्या कहेगा, वो क्या क्या प्रश्न आपसे पूछ सकता है? लिखिए एरो लगा के। पहला लिखिए, यस, लिखो। डोली, डोली भेड़ का प्रथम क्लोन था। डोली क्या था? भेड़ का प्रथम क्लोन था, प्रथम क्लोन था या थी, जो भी, ठीक है। इसके बाद वापस से क्लोन बनाया गया, पोली, तो लिखो डोली के बाद में एक और भेड़ बनाई, पोली, तो लिखो पोली भेड़ का दूसरा क्लोन, दूसरा क्लोन था। पोली क्या था? भेड़ का दूसरा क्लोन था। पोली भेड़ का दूसरा क्लोन था। फिर बनाया गया दोस्तों बंदर का क्लोन, और वो था एंड्री, तो लिखेंगे एंड्री बंदर का प्रथम क्लोन था, बंदर का प्रथम क्लोन था, बंदर का प्रथम क्लोन था। आपसे पूछे कि बंदर का प्रथम क्लोन कौन सा था, तो वो था एंड्री। ये 3 बातें लिखे। भेड़ का प्रथम क्लोन डोली, भेड़ का द्वितीय क्लोन वो हो गया पोली, बंदर का क्लोन एंड्री, बंदर का क्लोन एंड्री हो गया। यहां पर देखिए दोस्तों, हमने अभी ये कहा कि हमने प्रथम भेड़ के स्तन की स्तंभ कोशिका ली, लेकिन दूसरी भेड़ के गर्भाशय में उसको हमने स्थापित किया। अब दूसरी भेड़ से मेमना जन्म ले रहा है, तो ये जो दूसरी भेड़ है, इस भेड़ को कहते हैं सैरोगेट मदर। क्या कहते हैं? सैरोगेट मदर। और इस प्रक्रिया को कहते हैं सैरोगेसी। सैरोगेसी का मतलब क्या हो गया कि जो अंडा है, एग है, मान लीजिएगा, वो तो किसी दूसरी फीमेल का है, लेकिन शिशु को जन्म देने वाली जो फीमेल है वो दूसरी है। इसे कहते हैं सैरोगेसी, ठीक है, सैरोगेट मदर या स्तनपन्न मां। तो आपसे अगला प्रश्न पूछ सकता है, डोली को जन्म देने वाली भेड़ क्या कहलाई? तो लिखो डोली को, डोली को जन्म देने वाली, डोली को जन्म देने वाली भेड़, डोली को जन्म देने वाली भेड़ सैरोगेट मदर, सैरोगेट मदर या स्तनपन्न मां, सैरोगेट मदर या स्तनपन्न मां कहलाई, स्तनपन्न मां कहलाई, जिसने स्थान दिया, ठीक है। आप लिख सकते हैं सैरोगेसी, सैरोगेसी। आपसे पूछे सैरोगेसी क्या होती है, ठीक है, तो लिखो जब, जब अंडा या सेल कोशिका तो किसी दूसरी फीमेल के हो, तो किसी दूसरी फीमेल के हो, लेकिन
जन्म देने वाली फीमेल दूसरी हो तो यह जन्म देने वाली फीमेल ही सैरोगेट मदर कहलाती है। और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सैरोगेसी कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सैरोगेसी की प्रक्रिया कहलाती है। ये मदर क्या कहलाती है? सैरोगेट मदर। और ये प्रक्रिया सैरोगेसी की प्रक्रिया कहलाती है। नोट करो, सटीक लाइन से आपको प्रश्न मिलेगा, ध्यान रखना आराम से, बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। अगली बात लिखेंगे, वो आपसे पूछ ले डॉली का जन्म कब हुआ। अब देखो यहां से, अरे इसमें प्रश्न भी पूछा हुआ था, 13 का प्री का उठा के देखना, 2013 प्री का लिखो। चलो क्या आगे देख लिया क्या? ले लो, ये लो साइड में हो गया स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना। चलिए अब बात आती है कि डॉली का जन्म कब हुआ। तो लिखो अगली बात, डॉली का जन्म 1996 में हुआ, 1996 में हुआ। लेकिन 1996 में डॉली का जन्म हो गया, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं था। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि इस बात का प्रकाशन नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? इस बात का प्रकाशन नहीं हुआ था कि इस तरह से कोई क्लोन बनाया गया है जो बन गया है। तो 1996 में डॉली का जन्म हो जाता है दोस्तों, लेकिन इस बात का जो प्रकाशन होता है, लोगों को जो पता चलता है, शोध पत्रिकाओं में जो प्रकाशन होता है, पब्लिकेशन होता है, वो 1997 में होता है। तो यहां से कई बार प्रश्न पूछते हैं कि जन्म कब हुआ और जन्म की घटना का प्रकाशन कब हुआ। तो लिखेंगे आगे, लेकिन इसका प्रकाशन 1997 में हुआ, 1997 में, 1997 में हुआ। ठीक है, ये डॉली जो है दोस्तों, इस डॉली की मृत्यु हो गई, डॉली की मृत्यु ये हो गई 2002 या 3 है, एक बार थोड़ा सा देख लेना, या कंफ्यूज हो एक बार आप लोग चेक कर लेना, 2000 है या 2002 है। ठीक है, तो डॉली की जो मृत्यु है वो सन 2000 में किसके कारण? फेफड़ों के इन्फेक्शन के कारण, फेफड़ों के इन्फेक्शन के कारण, फेफड़ों के इन्फेक्शन के कारण, या यूं कह दो कोल्ड, जुकाम के कारण। कई बार ये प्रश्न भी पूछता है, ऑब्लिक लगा के लिख दो, जुकाम के कारण, या यूं कह दो ठंड के कारण हो गई, ठंड के कारण हो गई। ये सारी चीजें आरएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे कैसे प्री का पेपर उठा के देखना, 2013 का मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट से, कितना नोट कर लो फटाफट से, हो गया? ओके, चलिए इतना हो गया तो अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला बिंदु है नंबर 10। तो ये तो हमने क्लोनिंग की बात की। अब 10 नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान। इसकी बात करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान की बात करते हैं। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान की बात करते हैं मित्रों, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। अब आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन होता क्या है, इस बात को समझिए। देखिए सामान्यतः ये जो विधि है इसको एआई भी कहते हैं, बोले तो आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन कहते हैं। और ये विधि किनमें अपनाई जाती है? ये पशुओं में अपनाई जाती है। किनमें अपनाई जाती है? पशुओं में अपनाई जाती है। क्यों अपनाई जाती है? उनकी जो नस्ल है उस नस्ल को बचाए रखने के लिए या नस्ल को सुधार करने के लिए यह मेथड अपनाया जाता है। होता क्या है इस विधि में, कृत्रिम गर्भाधान विधि के अंदर जो नर पशु होते हैं दोस्तों, जो अच्छी नस्ल के नर पशु होते हैं, उन नर पशुओं के जो सीमन है
अच्छी नस्ल के जो नर पशु हैं उनके सीमन को एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक है, उनके सीमन को एकत्रित करके वीर्य को एकत्रित करके रख लिया जाता है और यंत्रों की सहायता से, इंजेक्शन की सहायता से उस सीमन को, वीर्य को मादा पशु की योनि तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, जिससे मादा पशु जो है वो क्या हो जाती है, गर्भित होती है, गर्भ धारण कर लेती है, ठीक है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कृत्रिम गर्भाधान। तो पशुओं में कृत्रिम विधियों से या यंत्रों की सहायता से सीमन को मादा पशु के शरीर में पहुंचाकर मादा पशुओं को गर्भित कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाती है। यहां से प्रश्न क्या पूछता है, पूछा हुआ भी है, पूछता भी है, फिर से पूछ सकता है। प्रश्न ये पूछता है कि जो नर पशु हैं उनके सीमन को एकत्रित रखते हैं तो सीमन तो खराब हो जाएगा, तो फिर उसको एकत्रित रखने के लिए कहां रखेंगे, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो नर पशुओं के सीमन का जो अपन प्रिजर्वेशन करते हैं, संग्रहण करते हैं, संरक्षण करते हैं, वो लिक्विड नाइट्रोजन गैस में करते हैं। किसमें करते हैं, तरल नाइट्रोजन गैस में करते हैं। और तरल नाइट्रोजन गैस का भी टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्योंकि -153 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, ठीक है, यानी टेम्परेचर 153 डिग्री सेंटीग्रेड से माइनस हो और ज्यादा माइनस हो तो उसे क्रायो शब्द जो है, क्रायो टेक्निक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, क्रायो टेक्निक कहा जाता है। और चूंकि इतने कम तापमान पर प्रिजर्वेशन करें इसलिए क्रायो प्रिजर्वेशन इसको नाम देते हैं। हालांकि अपन जब टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां क्रायो इंजन की, रामजेट इंजन, क्रायोजेट इंजन जो है, इन क्रायोजेनिक तकनीक पर आधारित जो इंजन वगैरह है वहां पर बात करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको वहां पर और भी एकदम क्लियर करूंगा, ठीक है। ठीक है मॉडल नेम, बिल्कुल। चलिए, तो अब इसके बारे में लिखेंगे थोड़ा थोड़ा। सबसे पहली बात तो लिखिए, यह पशुओं में अपनाई जाने वाली, यह पशुओं में, यह पशुओं में अपनाई जाने वाली, पशुओं में अपनाई जाने वाली विधि है, पशुओं में अपनाई जाने वाली विधि है। उद्देश्य क्या है इसका, कृत्रिम गर्भाधान विधि का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य लिखेंगे पशुओं की नस्ल, पशुओं की नस्ल में सुधार करना, पशुओं की नस्ल में सुधार करना, पशुओं की नस्ल में क्या करना, सुधार करना। इसके अलावा दोस्तों लिखिए, नर पशुओं के वीर्य को, नर पशुओं के वीर्य को, सीमन को यंत्रों की सहायता से, यंत्रों की सहायता से, यंत्रों की सहायता से मादा पशु के शरीर में पहुंचाकर, यंत्रों की सहायता से मादा पशु के, मादा पशु के शरीर में पहुंचाकर उसे गर्भित करना, उसे गर्भित करना कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। उसे गर्भित करना क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। और इस विधि के अंदर जो है दोस्तों, इस विधि के अंदर जो है वो टेम्परेचर और क्या यूज करते हैं, तो लिखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, चाहे बस ये एक लाइन ही पढ़ लेना इसकी। लिखो, नर पशुओं के वीर्य को, नर पशुओं के सीमन को तरल नाइट्रोजन गैस में, तरल नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन गैस में -196 डिग्री सेंटीग्रेड, तरल नाइट्रोजन गैस में -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर संरक्षित, ताप पर संरक्षित रखा जाता है।
ताप पर संरक्षित रखा जाता है। लीजिए नोट कर लो भाई, इस बात को नोट कर लो फटाफट से। हो गया। अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक और टर्म हमारे यहाँ पे बहुत काम आती है और उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और वो जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है किसके बारे में, तो वो पूछा जाता है दोस्तों प्लाज्मिड वाहक के बारे में। मैंने बताया था आपको कि हम एक पीबीआर 322 की बात करेंगे, वो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। मैं सटीक सटीक चीजें बता रहा हूं आपको। चलिए चले नंबर 11। देखिए कोई भी विद्यार्थी इस तरह से कमेंट नहीं करे दापड़ी वापड़ी, ये ठीक नहीं लगता है ना। मैं क्लास बंद कर दूंगा, अपना सीधा फंडा है, ठीक है। अपन क्लास बंद कर देंगे जब भी अपने को ऐसा लगा कि आप पढ़ने के मूड में नहीं हो, अपन सीधे सीधे क्लास को हमेशा के लिए ऑफ करके रख देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सोच के बता देना। चलिए शालीनता से क्लास होनी चाहिए, ठीक है, एकदम शालीनता से। मुझे लगा कि यहाँ बिल्कुल शालीनता से चल रही है तो मैं कंटिन्यू करूंगा आगे, अन्यथा आई विल बी ड्रॉप द क्लास। चलिए अगले बिंदु की बात करते हैं, नंबर 11 प्लाज्मिड वाहक। ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर जो है वो जब भी क्वेश्चन बनाता है तो उसमें एक लेवल लेता है वो, ठीक है। लेवल क्या लेता है ये देखिए मित्रों, जो भी एग्जाम होती है, जैसे आपका अकाउंटेंट का एग्जाम है, 25 क्वेश्चन आने, इन 25 क्वेश्चंस का क्या मामला रहेगा, 3 स्तरों में ये बटा हुआ रहेगा इस तरह से। 3 स्तरों में एक तो क्या होगा, हाई लेवल HL होगा, एक ML होगा मीडियम लेवल होगा, और एक LL होगा लो लेवल होगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो प्रश्न बनाए जाते हैं। और जब इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं, इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं, तो यहां पर होगा क्या, यहां पर देखिए कुछ हाई लेवल प्रश्नों के बीच में मीडियम लेवल और लो लेवल डाल देंगे, ठीक है। एक हाई लेवल हो गया, फिर एक लो लेवल हो गया, फिर एक मीडियम लेवल हो गया, फिर यहाँ हाई लेवल हो गया, लो लेवल हो गया, मीडियम लेवल। इस तरह से पेपर को सेट किया जाता है, जिससे कई बार अपने को क्या होता है, देखो अगर सारे सिंपल सिंपल एक साथ रख दें, ठीक है, हार्ड हार्ड क्वेश्चन एक साथ रख दें, तो वो पेपर का स्तर वहां डाउन हो जाता है, फिर अपने को ऐसा लगता है क्या पेपर दिया है, ठीक है, और फिर प्रश्न सही होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। इसलिए वो इनको मिक्सअप करके डालता है, ठीक है। यहां से हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि हाई लेवल जो होता है वो हद मार के 20% होता है, ठीक है। मीडियम लेवल होते हैं वो 40% क्वेश्चन होते हैं, और लो लेवल होते हैं वो 40% क्वेश्चन होते हैं। कोई भी पेपर उठा के जो बात मैं बता रहा हूं आप एनालिसिस करके देख लेना, चाहे आरपीएससी का पेपर उठा लेना, चाहे आप अधीनस्थ बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। कोई भी आप देख लेना पेपर, उसके अंदर आपको यही लेवल मिलेगा, इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो ये जो 20% हाई वाला है, ये इनके बीच बीच में होने के कारण हमारी यहाँ भी जो है वो मिस्टेक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो 40% वाला मामला है, इस 40% वाले मामले में से काफी पर्सन आपको इजी गोइंग उठा लेता है, जैसे प्लाज्मिड वाहक जैसे हो गया, AI वाला हो गया, जो सीधे सटीक जो होते हैं वो ये होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स, ये होते हैं बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सोचने वाले, जिन पर थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक प्रॉपर लेवल, इसलिए पेपर को हल करने का भी एक तरीका होता है। मैं आपको बताऊंगा कि पेपर किस तरह से हल किया जाता है। कम तैयारी करने के बावजूद भी अगर हम पेपर को सही तरीके से अगर हल करते हैं तो उसका फायदा किस तरह से मिलता है, वो मैं आपके लिए एक सेशन करूंगा। अभी जैसे एग्जाम पास में आएगी, आप लोगों के लिए ऐसे 2-4 में सेशन करूंगा, ठीक है, तो उनसे आपको कुछ फायदा होगा। एक ये भी होता है कि तुक्का कैसे लगाएं, ठीक है। फाइनली मान लो 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, अब फिर भी आपका जी चाह रहा है कि मैं तो करके आऊंगा भैया, नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सटीक तुक्का कैसे लगाएं, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता एक शब्द आता है, आपने सुना होगा मैथमेटिक्स में, उसके बेस पे आप किस तरह से तुक्का लगाएं, तो ये चीज भी मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन अपना यहां बढ़ता है तो अपने को यहाँ पर पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है। चलिए तो पहले तो अपन बात करते हैं इधर अगले बिंदु की, प्लाज्मिड वाहक क्या होता है। प्लाज्मिड वाहक क्या होता है, स्टार्ट करूं। चलिए दोस्तों, जीवाणु जो होते हैं ना, बैक्टीरिया, ये देखिए ये जीवाणु है, ये जीवाणु है, ये बैक्टीरिया है,
इन जीवाणुओं के अंदर, वैसे एक बात बता दूं आपको, जीवाणु में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है, ठीक है। और ये गुण तो किसका है? पादपों का है। ये गुण तो किसका है? पादपों का। तो बैक्टीरिया को प्लांट्स में रखना चाहिए, नहीं रखते, मोनेरा में रख दे, एक कोशिका में रख देते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में ये है इसका गुणसूत्रीय भाग। क्या है दोस्तों? इसका गुणसूत्रीय भाग है। इस गुण, कोई भी जीव होगा उसकी कोशिका होगी, चूंकि ये जीवाणु है तो जीवाणु की एक कोशिका इसका पूरा शरीर है, तो इसके अंदर जो गुणसूत्रीय भाग तो होगा ना भाई, डीएनए आरएनए तो होगा ही होगा, ठीक है। इस गुणसूत्रीय भाग के अलावा जीवाणु के अंदर एक और डीएनए पाया जाता है, ये डीएनए होता है गोल। कैसा होता है? गोल। गोल होने के कारण इसको क्या कहते हैं? वर्तुल, सर्कुलर, है ना। तो वर्तुल, वर्तुल डीएनए क्या कहते हैं इसको? वर्तुल डीएनए कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? वर्तुल डीएनए। ये इसका गुणसूत्रीय भाग है। क्या है इसका? क्रोमोसोमल पार्ट है। गुणसूत्रीय भाग, आनुवंशिक भाग यूं कह दो, गुणसूत्रीय भाग, ये है गुणसूत्रीय भाग, ठीक है। और ये है जीवाणु कोशिका। क्या है ये जीवाणु है, ओके। अब देखिए, हमने यहां पर लिखा ही क्या है? प्लाज्मिड वाहक लिखा है। वाहक का मतलब होता है दोस्तों वेक्टर, ठीक है। वाहक का मतलब क्या होता है? हाँ, प्लेलिस्ट है। वाहक का मतलब क्या होता है? वेक्टर होता है। वेक्टर का मतलब जो लेकर जाता है, जैसे एक मोटरसाइकिल आई थी, उसका नाम आया था विक्टर, ऐसे करके ना, वाहक, उठा के ले जाने वाली। तो ये जो प्लाज्मिड होता है दोस्तों, ये बहुत अच्छे वाहक का काम करता है। कैसे? एक जीवाणु प्लाज्मिड, एक जीवाणु जिसका नाम प्लाज्मिड को वाहक के रूप में खोज रहे हैं और खोजने निकल पड़े हैं तीन वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक, जिनका नाम क्या है? पी, वी और आर लिखो, वी और आर। वी से याद रखना बोलीवर साहब, बोलीवर साहब, और आर से याद रखना रोडरिज, रोडरिज साहब। ये दो वैज्ञानिक हैं, बोलीवर और रोडरिज। बी आर याद रख लो, बोलीवर और रोडरिज। ये वाहक खोजने निकले, बैक्टीरिया इन्होंने पकड़ा, और इस जीवाणु में, बैक्टीरिया में एक वर्तुल डीएनए, इन्होंने देखा कि गुणसूत्रीय भाग के अलावा एक और वर्तुल डीएनए है। इस वर्तुल डीएनए को इन्होंने क्या किया? बाहर निकाला। इस वर्तुल डीएनए को इन्होंने क्या किया दोस्तों? बाहर निकाला। वर्तुल डीएनए बाहर निकालने के बाद हम क्या चाहते हैं? हमने कहा साहब हम तो वाहक चाहते हैं। अरे किसके लिए वाहक चाहते हो? बोला हम किसी वांछित डीएनए खंड को किसी जीव के शरीर में पहुंचाना चाहते हैं। कैसे पहुंचाएं? तो बोले लाओ आपका वांछित डीएनए खंड। तो ये रहा वांछित डीएनए खंड। इन्होंने क्या किया? वर्तुल डीएनए को बाहर निकाला। इस पर कौन सा एंजाइम डालेंगे? रीनी एंजाइम डालेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डाला। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डालेंगे तो इस पर निश्चित स्थान पर कट लग जाएगा। निश्चित स्थान से कट जाएगा तो इसके बाद क्या करेंगे? इस स्थान पर हम जोड़ देंगे किसको? वांछित डीएनए खंड को। किसको रख देंगे? वांछित डीएनए खंड को हम यहाँ पर रख देंगे। ये हमारा वांछित डीएनए खंड था, तो इसके कटे हुए भाग पे वांछित डीएनए खंड जोड़कर, और अब हम क्या कर देंगे? अब हम यहाँ पर फिर से एंजाइम डाल देंगे। कौन सा डालेंगे जोड़ने के लिए? तो लाइगेज एंजाइम डाल देंगे। कौन सा डाल देंगे? लाइगेज एंजाइम यहाँ पर डाल देंगे। बात क्लियर इतनी? ओके, हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। तो यहाँ पर क्या डाल देंगे? लाइगेज एंजाइम। जैसे ही लाइगेज एंजाइम डालेंगे तो ये क्या हो गया? ये पुनः संयोजी डीएनए बन गया। क्या बन गया? ये वापस से जुड़ गया ना, तो पुनः संयोजी हो गया। रिकॉम्बिनेट काइमेरिक, पुनः संयोजी डीएनए कह दो, रिकॉम्बिनेट डीएनए कह दो, काइमेरिक डीएनए कह दो, बता चुका हूं। इसको हम वापस क्या करेंगे? इसको हम वापस से बैक्टीरिया में भेजेंगे। किसमें भेजेंगे? ये लो साहब, ये जो हमने जीवाणु का वर्तुल डीएनए निकाला था उसको हमने वापस क्या कर दिया? उसको हमने वापस यहां पर भेज दिया। किसमें? जीवाणु के अंदर वापस भेज दिया। ये लो, जीवाणु के अंदर भेज दिया हमने इसको। तो अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो जीवाणु है, इन जीवाणुओं में इतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है किसी भी सेल्स के अंदर एंटर करने की। हम जानते हैं कि जीवाणु जो है, बैक्टीरिया जो है, उनमें किसी भी सेल में एंटर होने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और अपनी संख्या में वृद्धि करने की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे? इस बैक्टीरिया को, ये जो बैक्टीरिया है जिसमें हमने वांछित डीएनए खंड जोड़ दिया, किसके साथ? इस जीवाणु के वर्तुल डीएनए के साथ, ठीक है। और इस जीवाणु को कहां पर भेजेंगे? लक्ष्य कोशिका में भेज देंगे, टारगेट सेल में, लक्ष्य सेल में भेज देंगे, टारगेट सेल के अंदर इसको भेज देंगे। ये लो साहब, हम किसी कोशिका के अंदर वांछित डीएनए खंड को, वांछित डीएनए खंड को भेजना चाहते थे, ठीक है। उसको भेजने के लिए हमें कोई वेक्टर चाहिए था,
कि व्हीकल चाहिए कि किसके साथ भेजें, तो वो हमें मिल गया। कौन मिल गया? वो हमें मिल गया प्लाज्मिड। तो ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर जो वर्तुल डीएनए वाला भाग है, ये वर्तुल डीएनए वाले भाग को वाहक के रूप में यूज किया गया और इसका नाम रखा गया प्लाज्मिड वाहक। क्या नाम रखा गया? प्लाज्मिड वाहक रखा गया। और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बोलिवर और रॉड्रिग्स। और इन्होंने जितने प्रयोग किए दोस्तों इस वाहक को खोजने के लिए, जो प्रयोग किए वो बहुत सारे प्रयोग इन्होंने किए, लेकिन इनको सफलता मिली। लेकिन इनको सफलता जो मिली वो मिली 322वें नंबर के प्रयोग पर। 322वें नंबर के प्रयोग पर, ठीक है। 322वें नंबर का जो प्रयोग किया तब जाकर इनको वाहक के रूप में कौन मिल गया? ये प्लाज्मिड मिल गया, यानी कि जीवाणु का वर्तुल डीएनए मिल गया। और इन्होंने कहा कि हमने भैया ये बना दिया है वाहक और इसका नाम रखा पीबीआर 322। क्या नाम रखा? पीबीआर 322, ये नाम रखा गया। इस पीबीआर 322 का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। पी से प्लाज्मिड, बी से बोलिवर, आर से रॉड्रिग्स और 322 का मतलब है प्रयोग संख्या। पी से प्लाज्मिड, बी से बोलिवर, आर से रॉड्रिग्स और 322 का मतलब है क्या? प्रयोग संख्या। बात क्लियर? ओके। तो आपको सीधा पूछे कि प्लाज्मिड वाहक कौन है, तो हमारा जवाब होगा पीबीआर 322 एक प्लाज्मिड वाहक है। वो आपसे ये कहते हैं पीबीआर 322 में 322 क्या है, तो हम कहेंगे प्रयोग संख्या है। वो आपसे कहे पीबीआर 322 में बीआर क्या है, तो बी बोलिवर और आर रॉड्रिग्स वैज्ञानिकों के नाम से है। क्या है? वैज्ञानिकों के नाम है। बात क्लियर है? ये बना लो ऐसे, छाप लो, बस समझा दिया। बहुत ज्यादा इसमें कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। पीबीआर 322 का पूरा नाम और ये है क्या? प्लाज्मिड वाहक है। इतना सा आपको ज्ञात रखना है, ठीक है। चलिए नोट कर लो इसको, फटाफट से नोट कर लो दोस्तों। फटाफट से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगली बात करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नंबर 12 है। नंबर 12 बात करते हैं अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हम चर्चा करते हैं। अब देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, सटीक जो एग्जाम में यहां से मैटर आएगा या कोई प्रश्न पूछेगा सीधा सीधा उस पर बात करेंगे। ये एक तकनीक पर काम करता है जिसे कहते हैं RFLP तकनीक। क्या कहते हैं दोस्तों? इस तकनीक को हम क्या कहते हैं? RFLP तकनीक कहते हैं। या यूं कह दो कि इस तकनीक में RFLP पैटर्न बनाया जाता है। तो इसको पूरा लिखो, 4-5 लाइन लिखनी है, सीधा लिख दो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज, पहले तो खोज लिखो क्योंकि ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज एलेक जेफरी ने की। किसने की? एलेक जेफरी। एलेक जेफरी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? एलेक जेफरी नामक जो वैज्ञानिक है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के खोज करता है। और इन्होंने 1984 के अंदर जो है वो क्या की थी? इसकी खोज की थी। कब की थी? 1984, ठीक है। हाँ भाई गुड मॉर्निंग, लिखो 1984, 1984, 1984। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज एलेक जेफरी ने की थी। लिखिए इसे अंगुली मुद्रण, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इसे अंगुली मुद्रण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंगुली मुद्रण भी कहते हैं। अंगुली मुद्रण भी कहते हैं। इसमें एक पैटर्न बनता है, लिखो। इस प्रक्रिया में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में RFLP पैटर्न बनता है, ठीक है। पैटर्न आपसे पूछे कि पैटर्न कौन सा है, तो याद रख लेना RFLP पैटर्न बनता है, ठीक है। क्या बनता है? RFLP पैटर्न बनता है। अब यहां पर एक चीज देखिए, खोज तो 1984 में हो गई थी, लेकिन भारत में इसका प्रारंभ कब हुआ?
कथन कूट के प्रश्न दे देगा प्रश्न को टाइट बनाने के लिए। तो 1988 में लिखो, भारत में प्रारंभ, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत 1988 में हुई। भारत में डीएनए प्रिंटिंग, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत कब हुई? 1988 में, 1988 में हुई, 1988 में हुई। ये बायोटेक्नोलॉजी का आखिरी चरण चल रहा है। आज इस तीसरे सेशन के साथ आपकी बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। किसी ने अगर पुराने 2 सेशन नहीं देखे तो जरूर से देख लेना। ओके, लिखिए। अब इसका श्रेय जो है वो जाता है दोस्तों भारत में डॉक्टर लाल सिंह को। किसको जाता है? पूछ ले डॉक्टर लाल सिंह को कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रारंभ करने या शुरुआत करने की शुरुआत किसको जाती है? तो डॉक्टर लाल सिंह को। आपको खोजकर्ता पूछे तो एलेक्स जेफरी, ये विश्व स्तर पर है, लेकिन भारत में प्रारंभ करने का श्रेय लिखो, भारत में प्रारंभ करने का श्रेय, भारत में प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर लाल सिंह को। किसको है? डॉक्टर लाल सिंह को जाता है, डॉक्टर लाल सिंह को जाता है, ठीक है। और कहां है लेबोरेटरी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो अपनी लेबोरेटरी है, संस्थान है, वो कहां है? अहमदाबाद में है। कहां पे? अहमदाबाद में है, तो नोट कर लीजिए इस बात को भी, ठीक है। हैदराबाद में स्थित है दोस्तों कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान, क्या नाम उसका? कोशिका आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला। लिखो, कोशिका, कोशिका व आणविक, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला। अब जीव विज्ञान से रिलेटेड है तो जीव विज्ञान प्रयोगशाला होगी, प्रयोग करें तो प्रयोगशाला है। किस किस में? कोशिका और अणु का यहां अध्ययन हो रहा है, तो कोशिका व आणविक, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला कहां है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहां है दोस्तों? अहमदाबाद में, ठीक है। अहमदाबाद नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा, हैदराबाद है ये, हैदराबाद में, हैदराबाद कहां पे है? हैदराबाद में। दोनों बात लग रहे हैं ना, अहमदाबाद हैदराबाद, हैदराबाद में है, ठीक है। देखो वापस देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से प्रश्न पूछेगा, यही पूछेगा आपसे, कतई नहीं कहेगा अपराधियों को पकड़ने के लिए या जनक माता पिता कौन है किसी बच्चे के लिए, भले एक बच्चे के लिए 2 व्यक्ति मान लो दावा करते हैं तो उनके लिए, अरे वो क्या पूछेगा? उसको सटीक यहाँ पर प्रश्न चाहिए एग्जाम में, जो इन 6 लाइनों में से आपको पूछ लेगा। सीधा कहेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है? 90% यही क्वेश्चन पूछेगा, वो है एलेक्स जेफरी। कब किया? 1984 में। इसी का ऑपोजिट क्वेश्चन बनता है कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रारंभ कब हुआ? तो वो हुआ 1988 में। कब हुआ दोस्तों? 1988 में हुआ, 1988 में हुआ। वो कहेगा कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को शुरू करने का, प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर लाल सिंह को जाता है। वो कहेगा भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहां प्रारंभ की गई? हम कहेंगे हैदराबाद में प्रारंभ की गई। क्यों? वहां हमारी प्रयोगशाला है, किससे संबंधित? जीवों से संबंधित। तो कौन सी प्रयोगशाला? जीव विज्ञान प्रयोगशाला। क्या क्या होता है? कोशिका और अणु संरचना के बारे में अध्ययन होता है, तो कोशिका व आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला जो कहां है? हैदराबाद में। कहां पे? हैदराबाद में, ठीक है। अंगुली मुद्रण भी इसको कहते हैं। और वो आपसे फाइनली एक और प्रश्न अगर पूछेगा तो पूछ सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं RFLP। नोट कर लीजिए दोस्तों, RFLP कहते हैं उसको, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये RFLP जो बनाते हैं किसी व्यक्ति का डीएनए लेके, इस RFLP को एक्चुअल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपन कहते हैं। अपराधियों की पहचान इसके द्वारा हम कर सकते हैं, सही जनक कौन है किसी का, ये अपन जो है वो पता लगा सकते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें। और एक लास्ट, एक छोटा सा बिंदु और कई बार पूछ लेता है, कृत्रिम इंसुलिन क्या होता है? ऐसे पूछ लेता है, तो लिखो कृत्रिम इंसुलिन। कृत्रिम इंसुलिन के बारे में भी 2-4 लाइनें लिख लो दोस्तों, एग्जाम में संभावना है कि पूछ ले। और ये आपका आखिरी बिंदु है 13वां, कृत्रिम इंसुलिन। कृत्रिम इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन। अब इसको कहते क्या है? बस सटीक प्रश्न यही पूछ लेता है। पुराने पेपर उठा के देखोगे, कम से कम 4 से 5 बार ये प्रश्न अनेक
अलग अलग एग्जामों में पूछा हुआ मिल जाएगा। कृत्रिम इंसुलिन क्या मिल जाएगा? ठीक है, कृत्रिम इंसुलिन आपको मिल जाएगा कि कृत्रिम इंसुलिन क्या है। ठीक है, कृत्रिम इंसुलिन क्या है ये आपको मिल जाएगा। इसको कहते हैं भैया हुमुलिन। क्या कहते हैं? हुमुलिन। तो पहली बात तो यही नोट करेंगे, 1 मिनट के रुके, 1 मिनट के लिए वेट करेंगे दोस्तों। चलिए, हुमुलिन क्या कहते हैं इसको? देखो हुमुलिन, इसे हुमुलिन कहते हैं, हुमुलिन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? हुमुलिन कहते हैं। अब हुमुलिन जो है इसका निर्माण कब किया गया ये आपसे पूछे तो सर्वप्रथम इसका जो निर्माण है कृत्रिम इंसुलिन का वो 1982 से प्रारंभ हुआ, 1982 में किया गया। तब किया गया 1900 1982 लिखो। कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण, इसका निर्माण 1982 में किया गया, यानी 1982 से प्रारंभ किया, ये मतलब हो गया इसका, है ना? ठीक है, हुमुलिन के नाम से मिलता है और इसका उत्पादन जो है वो एक बैक्टीरिया से किया जाता है जिसका नाम है ई कोलाई। उत्पादन किससे होता है इसका लिखो, उत्पादन, इसका उत्पादन होता है दोस्तों एक जीवाणु से जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई। और ई कोलाई जो जीवाणु है इसको इलिशियम कोलाई भी कहते हैं, पूरा नाम इलिशियम, इलिशियम कोलाई। क्या कहते हैं इसको? इलिशियम कोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इलिशियम कोलाई कहते हैं। अच्छा ओके, इसको कर लो, लिखवा दूंगा इसमें। उसमें रेस्ट्रिक्शन फ्रिगमेंटेशन होता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रिगमेंट लेंथ, चाहो तो लिख लो, ये बच्चा पूछ रहा है RFLP का फुल फॉर्म रेस्ट्रिक्शन फ्रिगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन फ्रिगमेंट कहां लिखाऊं भाई? यहां लिख लो, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमराइजेशन। ये लो, नोट कर लो फटाफट से, आ जाओ फिर वापस उधर। पॉलीमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म है ये। ठीक है, RFLP की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, बता दिए मैंने, ना? ओके, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। आ जाओ बिंदु पे, आ जाओ आगे। यस, तो आपसे कहे कृत्रिम इंसुलिन, तो हम कहेंगे क्या कहते हैं इसको? मार्केट में हुमुलिन के नाम से मिलती है। इसका निर्माण 1982 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, उत्पादन होता है इसका ई कोलाई नामक जीवाणु से। किससे होता है? ई कोलाई जीवाणु से, बोले तो इलिशियम कोलाई नामक जो जीवाणु है इससे इसका उत्पादन होता है। क्लियर? और एक अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है एली लिली, उसने 1983 में इसका निर्माण किया। ठीक है, प्रयोगशाला में तो 1982 में बन गया था, लेकिन व्यापारिक स्तर पर अमेरिका की कंपनी ने 1983 में बनाया। ठीक है, लिखो 1983 में, 1983 में अमेरिका की एली लिली कंपनी ने सर्वप्रथम
सर्वप्रथम, है ना, व्यापारिक स्तर पर सर्वप्रथम इसका निर्माण किया, सर्वप्रथम इसका निर्माण किया। क्लियर? एली लिली कंपनी ने बनाया। तो ये गिनी चुनी सी बातें हैं, ज्यादा इनमें कोई ध्यान रखने की इतनी कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है, लेकिन नॉर्मल सा आप यहां से ध्यान रख सकते हैं। क्या क्या? कृत्रिम इंसुलिन क्या है? हुमुलिन है, यानी हुमुलिन के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। निर्माण 1982 में किया गया, लेकिन कृत्रिम व्यावसायिक स्तर पर इसका निर्माण 1983 में अमेरिका की कंपनी एली लिली ने किया। आपसे सीधा सटीक या तो ये बात पूछेगा या ये बात पूछेगा कि कृत्रिम इंसुलिन का उत्पादन किससे होता है, तो एक जीवाणु से होता है जो जिसका नाम है ई कोलाई, इलिशियम कोलाई। याद रहे ये इलिशियम कोलाई जो है ये मनुष्य की आंत्र में रहता है, मनुष्य की आंत्र में सहजीवी के रूप में रहता है। ये सिम्बायोसिस सहजीवी के रूप में रहता है, सहजीवी के रूप में रहता है, समझ गए? ओके, तो उत्पादन हो गया इलिशियम कोलाई नामक जीवाणु से, ठीक है। और ये सारी बातें हो गई। सर आज तो मैं अभी जयपुर में हूं, ओके निकला हूं और के लिए। ओके भाई भावेश, राकेश कराए नहीं ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। तो ये था दोस्तों आपका सेशन, और विगत 3 क्लासों में, यानी पिछले 2 सेशन, कल से पहले का और आज का, ये तीनों सेशन मिलाकर आपके बायोटेक्नोलॉजी जो है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत कुछ है, बहुत विस्तारित है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो अकाउंटेंट में जो क्वेश्चन आने, भाई 2 क्वेश्चन यहां से पूछेगा, उसके अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना है। आराम से आपके 2 क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। हाँ, सब्जेक्ट का मामला होता है आपके तो अलग बात होती है, पर आपके यहाँ पर जनरल साइंस के रूप में पूछा जाएगा। उसमें मैंने आपको बहुत सारे बिंदु यहाँ पर करवा दिए, 13 टॉपिक आपको करवा दिया महत्वपूर्ण, लगभग सारे करवा दिए आपके तो सिलेबस के। तो यहां से आपको प्रश्न मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।